जय श्री राधे। मेरा में ज्योतिष के मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। ऐसे कौन सी ग्रह युतियाँ हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं और वो कौन से योग हैं जो आपकी कुंडली में बन रहे होते हैं तो आप डेस्टाइन होते हैं लव मैरिज के लिए। लव मैरिज के लिए आपकी कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट दो मुख्य जो हाउस माने गए हैं वो 5th हाउस जो आपके प्रेम को दिखाता है, 7th हाउस जो आपके विवाह को दिखाता है। तो पंचम हाउस या सप्तम हाउस या जितने भी हमारे ये 12 हाउसेस का ये जो कुंडली बन रही है, हर हाउस का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। उसके डोमेन बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक हाउस का एक पार्टिकुलर एक क्षेत्र, एक मुख्य क्षेत्र हो जाता है। पंचम हाउस का जो एक मुख्य फील्ड है, मुख्य क्षेत्र जो उसका है, वो आपके बच्चों का है, आपके प्रेम का है, आपके ज्ञान का है, आपके प्रारब्धा का भी है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उसका प्रेम है। जो सृष्टि का सृजन है उसका आधार ही प्रेम है। जब मैं कभी जो एक ज्योतिष रहस्य की हमारी श्रृंखला चल रही है, जब उस श्रृंखला में हम 5th हाउस तक पहुंचेंगे, अभी तो हम उस पे द्वितीय हाउस पे हैं, तब इसका एक विस्तृत चर्चा होगी 5th हाउस के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हमको बोलनी है 5th हाउस के बारे में वो मैं आपको बात करूंगा। 7th हाउस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात होगी उससे बात करूंगा, क्योंकि ये जो आप तक ये सूत्र पहुंचने वाले हैं ये प्रेम विवाह से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं हम 5th और सप्तम और इनके लॉर्ड, इनके स्वामियों पे ही बात करेंगे। तो पूरी जो चर्चा होनी है वो प्रेम के ऊपर ही होनी है। देखिए 5th हाउस एक तरह से 159 ये जो आपका धर्म त्रिकोण बनता है उसका एक पंचम हाउस मुख्य हाउस बन जाता है। आपको ये सोचना चाहिए कि पंचम हाउस धर्म त्रिकोण में पंचम हाउस को ही प्रेम का हाउस क्यों बनाया गया। कालपुरुषी कुंडली में पंचम हाउस सूर्य का घर है, सूर्य को ही प्रेम का कारक क्यों कहा गया। कारक तो ऐसे चंद्रमा और शुक्र बन जाते हैं, लेकिन कालपुरुष कुंडली में 5th हाउस का जो कारक है, जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो तो सूर्य है। प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं। देखिए सबसे पवित्र आत्मा है, सूर्य है। जो सूर्य की ऊर्जा है वो सबसे पवित्र है। और जब कोई एक प्रेम में रहता है वो व्यक्ति उस समय सबसे पवित्र स्थिति में होता है। जब तक उसमें वासना का एक कॉन्सेप्ट ना आ जाए, जब तक उसमें कुछ ऐसी विशेष रिक्वायरमेंट ना आ जाए, जब तक वो सिर्फ प्रेम में होता है तब तक वो सबसे पवित्र आत्मा होती है। जो भक्ति का एक सबसे इंपॉर्टेंट हाउस मान सकते हैं वो भी 5th हाउस ही है। आप किस चीज के लिए डिवोटी हैं वो भी 5th हाउस ही बताता है, 5th हाउस का लॉर्ड ही बताता है। जब आप किसी संत से मिलते हैं उसकी वो अवस्था जिसमें एकदम वो द्रवित होता है वो 5th हाउस के कारण ही है। जो विरह और वेदना का कॉन्सेप्ट है, जब आप बहुत ही पीड़ा में होते हैं, जब आप परम वेदना में होते हैं, आप समझिए वो 5th से अष्टम, 5th से अष्टम भाव जो आपका बन रहा है वो 4th है। 4th हाउस आपकी क्या है, कंफर्ट का है, लग्जरी का है, आपके सुख का है। लेकिन सोचिए 5th से 4th अष्टम हाउस को क्यों बनाया गया। अष्टम हाउस तो पीड़ा है, आपका श्रृंगार है वेदना, आपकी श्रृंगार है पीड़ा। जब आप प्रेम में होते हैं तो जो आपको पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, जो विरह होता है, वो आपका श्रृंगार होता है प्रेम का। इसीलिए अष्टम हाउस 5th से 4th है। 1st से अष्टम आपकी मृत्यु का है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है। और 5th से अष्टम आपकी मोक्ष का है, आपकी मुक्ति का है। तो जब आदमी प्रेम में होता है फिर जब वो मुक्ति की ओर बढ़ता है, देखिए बिना प्रेम और बिना ज्ञान के आप मुक्त नहीं हो सकते। या तो आपको ज्ञान हो जाए तो आप परम प्रेम में हो जाए, फिर जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि इस एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, इस कुंडली के कॉन्सेप्ट में हर हाउस कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपको पीड़ा नहीं है, अगर आपको विरह नहीं है, आपको वेदना नहीं, तो आप प्रेम में नहीं है। और प्रेम में जब तक वासना कॉन्सेप्ट नहीं आता है तब तक आप सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हैं। समझ लीजिए आप एक तरह से भगवान के भक्त बने होते हैं। जो कॉन्सेप्ट एक संत का होता है वही कॉन्सेप्ट एक प्रेमी का होता है। उसको कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, वो सब कुछ भूल जाता है। लोग, जो व्यक्ति प्रेम में है वो भक्ति में है। फिलहाल 5th से 4th अष्टम, 5th से अष्टम द्वादश,
मतलब कि आपकी जो जीवन की यात्रा खत्म होती है मृत्यु पे खत्म होती है, लेकिन जो प्रेम की जीवन यात्रा खत्म होती है वो मुक्ति पे खत्म होती है। जो समझ पा रहे होंगे, जो प्रेम में होंगे, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फिलहाल जब हम फिफ्थ हाउस की चर्चा करेंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करिए। जब फिफ्थ से थर्ड, थर्ड आपका करेज है, थर्ड आपका संघर्ष है, थर्ड आपका स्ट्रगल है। अब प्रेम का स्ट्रगल क्या है? विवाह, मिलना। फिफ्थ से थर्ड सेवन बनता है और ये आपके करेज को दिखाता है। ऐसा कौन सा प्रेमी है जो बिना करेज, बिना हिम्मत, बिना संघर्ष के विवाह को प्राप्त कर लिया है? नहीं होना, संभव नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट आप यहीं पे देखिए, आप किसी भी लग्न के जातक हो, यहाँ पे आपकी कोई भी राशि बन रही हो, आप पाएंगे सिर्फ एकादश, मतलब 11th हाउस का जो लॉर्ड बनता है शनि, मतलब अगर यहाँ पे कुंभ की राशि नहीं बन रही हो तो जितने भी राशियां यहाँ पे उदय होंगी, चाहे वो मेष से लेके मीन तक की कोई भी राशि उदय हो, आप पाएंगे कि फिफ्थ और सेवंथ के जो लॉर्ड बनेंगे वो न कहीं आपस में शत्रु ही बन रहे हैं। मतलब एक संघर्ष को दिखा रहा है। आप बिना संघर्ष के अपने प्रेम को शादी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। एक उसका एक और कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ से 11th आपका थर्ड हाउस आता है, मतलब आपका संघर्ष इसका आउटपुट बनता है। अब सब कहेंगे, जो थोड़े से भी जानकार होंगे एस्ट्रोलॉजी के, कुंडली के विशेषज्ञ होंगे, वो कहेंगे कि थर्ड हाउस तो संघर्ष का ही है, तो क्या आप ज्ञान से भी संघर्ष प्राप्त करते? नहीं। थर्ड हाउस वहां पे कम्युनिकेशन हो जाता है। बिना ज्ञान के आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से? बिना स्किल के आप कैसे कम्युनिकेट कर, बेहतरीन कम्युनिकेशन कैसे आप ला सकते हैं? तो फिफ्थ हाउस सिर्फ प्रेम का तो है नहीं, और थर्ड हाउस सिर्फ संघर्ष का तो है नहीं, लेकिन जिस प्रेम में संघर्ष नहीं है, जिस प्रेम में करज नहीं है, उसका परिणति विवाह में हो ही नहीं सकता है। और यह भी निश्चित है कि जो प्रेम की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हृदय और आपका मन। और उसका जो हाउस है वो फोर्थ हाउस है, और फोर्थ हाउस का जो कारक है वो चंद्रमा है, कालपुरुष कुंडली में भी और एक्चुअली में ऐसे भी। तो जिस कुंडली में चंद्रमा कहीं से भी फिफ्थ हाउस या पंचमी से संबंध बना ले, और सूर्य का संबंध, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य का भी संबंध पंचमेश या पंचम हाउस से बना ले, तो कहीं ना कहीं आप प्रेम में रहेंगे। और जो आपका प्रेम रहेगा वो प्योर फॉर्म में रहेगा, मिलावट नहीं रहेगी। प्रेम में मिलावट कब आती है? तो ये मॉडर्न इरा चल रहा है जी, वर्तमान का समय चल रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं कि कब आप धोखा खा जाते हैं, कब सामने वाला आपको चीट कर देता है। जब सामने वाली कुंडली में कहीं से राहु का संयोग बन जाए पंचमेश से, पंचम हाउस से, तो आपको चीटिंग मिलती है उस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है? इल्यूजन क्रिएट करता है आपके लिए। पंचम हाउस का स्वामी कहीं बैठा हो और उस पर अगर राहु की दृष्टि बन जाए, राहु से उसका संबंध बन जाए, तो ये मान के चलिए कि वो प्रेम में चीट करेगा करेगा, वो अवसरवादी है। फिलहाल हमने दो मुख्य प्लैनेट की बात की, एक चंद्रमा की, एक सूर्य की। यहाँ पे सूर्य को मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सूर्य पंचम का स्वामी है। पंचम का स्वामी होने के साथ साथ वो हमारी आत्मा भी है। तो जब आत्मा से आत्मिक प्रेम करते हैं, देखिए आपकी डेस्टिनी में है, प्रेम मिलेगा, विवाह में परिणति होगा कि नहीं, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, उसके सूत्र अलग है। लेकिन जब बात सिर्फ प्रेम की होगी कि आप प्रेम कर पाएंगे कि नहीं, या आपको आप के अंदर वो ट्रू लव है कि नहीं, वो एक सात्विक जो प्रेम होता है वो है कि नहीं, वो डिवोशन जो एक भक्ति वाला होता है वो है कि नहीं। और यहाँ सिर्फ बात एक प्रेमी की नहीं है, यहाँ बात भक्ति की भी है। जो लोग एक संत के रूप में हैं, जो लोग एकदम डिवोशनल हैं, प्रभु के लिए हैं, जो समर्पित हैं, उनका भी पंचम हाउस बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में रहेगा। एक तरह से पंचम हाउस आपके जीवन का सार है, प्रारब्धा है। जब मैं कुंडली पे चर्चा कर रहा हूं तो मैं ऐसे कभी न कभी कुछ सूत्रों को भी आपसे चर्चा कर ही देता हूं। जब पंचम हाउस का स्वामी कहीं भी बैठ जाए तो ये मान के चलिए उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आप बाध्य हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सप्तम हाउस आपके विवाह का है। अब आपकी इच्छा का हाउस कौन सा है? 11th हाउस। 11th हाउस आपकी डिजायर का है, आपकी इच्छा के, आपके विश फुलफिलमेंट का भी है। जो आप कोई डिजायर करते हैं और वो कैसे पूरा होगा, उसका जो हाउस है वो एकादश हाउस है, 11th हाउस है। तो जब कभी आपकी कुंडली में पंचमेश, सप्तमेश और एकादशेश, इन तीनों का संबंध बन जाए,
या पंचमेश और सप्तमेश ये दोनों एकादश में बैठ जाए, या पंचमेश और सप्तमेश का स्थान परिवर्तन हो जाए, मतलब पंचम का स्वामी सप्तम में चला जाए, सप्तम का स्वामी पंचम में चला जाए। और एक जो सबसे बेहतरीन योग है वो लग्नेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन। देखिए, हम जब ज्योतिष रहस्य का एक वीडियो बनाए, उस वीडियो में हमने जब लग्नेश की चर्चा की, लग्न की चर्चा की, तो हमने बताया उसमें कि लग्न का मालिक जिस हाउस में बैठता है उसके लिए आप पूरे फट कर देते हैं। कितना मिलेगा उस हाउस से संबंधित चीजें वो उस हाउस के लॉट पे भी डिफाइन करेगा, लेकिन जहां लग्नेश बैठता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस चीज को प्राप्त करने की। तो अगर लग्नेश ही पंचम हाउस में आ जाए तो वो आप अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, पूरी हिम्मत लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। या ये भी कर सकते हैं आप किसी स्किल को सीखने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चे के लिए आप पूरी ताकत लगा देंगे। और पंचमेश अगर लग्न में चला जाए, अब लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी आइडेंटिटी को बताता है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब आपकी पहचान बताता। आप अपने ज्ञान के द्वारा पहचाने जा सकते हैं, आप अपने प्रेम के द्वारा पहचाने जा सकते हैं, आप अपने बच्चों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। अब पंचमेश ही लग्न में अगर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, आपकी जो पहचान आपके प्रेम के द्वारा, इसका मतलब कि आपने कुछ इस तरह तो किया लाइफ में ना। पंचमेश का लग्न में प्रभाव या पंचमेश कहीं से भी लग्न को प्रभावित कर दे तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जिन भी प्लैनेट्स का प्रभाव लग्न पे होता है किसी भी तरह से, चाहे वो दृष्टि से हो और चाहे वहां पे स्थिर होकर बैठे होके, तो ये मान के चलिए उन प्लैनेट्स के कारकत्व के द्वारा, उन प्लैनेट के हाउस लॉर्ड के द्वारा, मतलब जिस हाउस के वो स्वामी बन रहे हैं, आपके जीवन पर्यंत उन चीजों के द्वारा आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे और आप कहीं ना कहीं उस फील्ड के लिए वर्क करेंगे। तो अगर लग्नेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन हो जाएगा कुंडली में तो ये भी एक बहुत ही ताकतवर योग बन जाता है आपके प्रेम के लिए। ये तो कुछ योग के बारे में हमने चर्चा की कि पंचमेश सप्तमेश का स्थान परिवर्तन, पंचमेश सप्तमेश का एकादश में बैठ जाना, पंचमेश सप्तमेश और एकादश तीनों का संबंध, मतलब इनके स्वामियों का संबंध किसी भी हाउस में बन जाए तो ये भी दिखाता है कि आप प्रेम को प्राप्त करेंगे। और लग्नेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन हो जाए या कहीं ये दोनों साथ बैठ के, अब साथ बैठ के मान लीजिए दोनों की सतही दृष्टि बन रही हो तो एकादश में बैठ जाए तो भी दोनों की दृष्टि पंचम में पड़ जाएगी, या लग्न में बैठ जाए तो दृष्टि सप्तम में पड़ जाएगी, तो भी ये प्रेम विवाह को दिखाता है कि ऐसा आदमी प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हम कुछ ऐसे प्लैनेट्स को लेते हैं जो मैलेफिक तो हैं, जो नेगेटिव भी में तो हैं, लेकिन चाहे वो वासना कह लीजिए, चाहे वो भ्रम कह लीजिए, चाहे प्यास कह लीजिए, ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो आपको ये एक प्यास देती है। तो सिंपल से आप समझ पाए होंगे ये बात मैं राहु की कर रहा हूं। कहीं से भी राहु, देखिए दृष्टि से मतलब नहीं है, बैठने से मतलब है। अगर राहु आपके पंचम और सप्तम में बैठा हुआ मिल जाए, देखिए पंचम में बैठा हुआ राहु आपको प्रेम के लिए पागल बनाएगा, लेकिन सप्तम में बैठा हुआ राहु आपको विवाह के लिए। सप्तम में राहु थोड़ा आपको अनइथिकल बना देता है, उपाय हैं इसके, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की और उन योग की। तो पंचम में बैठा हुआ राहु शादी के लिए नहीं डिस्टाइन कर रहा कि आप शादी कर पाएंगे जब तक इसका संबंध सप्तमेश से ना बन जाए, लेकिन पंचम में बैठा हुआ राहु आपको पागल बनाएगा, आपको एकदम प्यास देगा प्रेम के लिए कि आपको प्रेम चाहिए। तो लगेगा कि कितने जन्मों की प्यास है, कितने जन्मों की एक इच्छा है प्रेम की, हमको प्रेम चाहिए। तो एकदम जो पागलपन होता है प्रेम के लिए वो राहु देता है पंचम में बैठ के, जिन्हीं कुंडली में होगा वो फील कर पा रहे होंगे। और कई बार आप इस कंडीशन में कई प्रेम की तलाश में चले जाते हैं क्योंकि आपका वो जो एक प्यास है वो कंप्लीट हो नहीं पाती है। अभी कुछ लोग बोलेंगे वासना नहीं, वासना अलग कॉन्सेप्ट में भी समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ प्यास का मतलब क्या, उसकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही तो वो ढूंढता रहता है उसकी प्यास, लेकिन अधूरी भी रह जाती है क्योंकि वो पंचम हाउस में है और जहां भी राहु बैठता है आपको वो चीज फुलफिलमेंट कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं उस संतृप्ति आपको मिल पाएगी। वही संतृप्ति आप तभी संतुष्ट हो पाएंगे जब बृहस्पति उसको कंट्रोल कर ले, तब बृहस्पति एक लेवल पे आके बोलता कि बस अब ठीक है, अब आप शांत हो जाओ। तो ऐसे ही जब जब राहु सप्तम में बैठ जाए तो क्या करेगा, अब ये योग आपको प्रेम विवाह के लिए कर देगा। अब आपके दिमाग में अगर कोई व्यक्ति चल गया, चाहे उससे आप प्रेम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप उसके व्यक्तित्व से प्रेम हो गया है, उसकी मेहनत से प्रेम हो गया, उसकी लग्जरी से प्रेम हो गया, किसी भी चीज से उसको देख के आपको प्रेम हो गया, मतलब प्रेम मतलब आसक्ति यहाँ पे बोलूंगा, प्रेम एक तरह से नेगेटिव वर्ड हो जाएगा क्योंकि प्रेम में तो ये सब चीजें आएंगी नहीं। प्रेम तो निस्वार्थ है, प्रेम तो पीड़ा का दूसरा रूप है,
प्रेम तो मुक्ति का द्वार है। लेकिन अगर आपको प्रेम जो आप फील कर रहे हैं, जो मॉडर्न एरा में चल रहा है, अगर आपको किसी व्यक्ति से, उसकी गुड लुक से हो रहा है, उसके वर्काहोलिक होने से हो रहा है, उसके लग्जरी से हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी से हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो राहु अगर सेवन में बैठा मिल जाए, आप प्रेम कर रहे हो ना कर रहे हो, सिर्फ आपका स्वार्थ है, लेकिन वो पूर्ण करा देगा, 100% करा देगा, क्योंकि आप उसके लिए कुछ भी करेंगे। राहु को जो चाहिए वो चाहिए, उसकी प्यास कंप्लीट होनी चाहिए तो चाहिए। इसीलिए राहु सेवंत में बैठ के बहुत लोगों को क्या करवाता है, विजातीय विवाह करवा देता है, या एज गैप बहुत करवा देता है। क्यों? अनऑर्थोडॉक्स है। राहु यही करवाता है सेवंत में बैठ के। तो सेवंत का राहु क्या करवाएगा आपको? आपको उस चीज की प्राप्ति के लिए पागल बना देगा, और आप सारे षड्यंत्र कर सकते हैं, सारी कंडीशन लगा सकते हैं अपनी लाइफ में कि मुझको वो फलाकृति चाहिए, क्योंकि आपको प्यास अधूरी रह जाए, और आप तड़प उठते हैं। लेकिन ये नेगेटिव कंडीशन है, और इस चीज में आप बाद में झेलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ राहु का संबंध में, इसीलिए विवाह में बाद में विक्षेप क्यों होता है, क्योंकि आपकी एक डिजायर थी। अब जब तक वो चीज मिलती नहीं है, तब तक आप पागल होते हैं, एक लगता नहीं यही सत्य है, यही मुझे चाहिए। लेकिन जब वो आपको मिल जाता है, क्योंकि राहु देगा जरूर, और जब दे देता है, फिर कुछ दिन बाद वो क्या फील होता है कि गलती हो गई मुझसे, ये नहीं चाहिए था, संतुष्टि नहीं मिल रही आपको, फिर आप भटकते हैं। और वही कहीं बृहस्पति कंट्रोल कर ले तो फिर कहते हैं चलो ये मेरी डेस्टिनी थी, जो हो गया वो हो गया। तो ये कंडीशन सेवंत में राहु हुआ बैठा, जो राहु बैठता है सेवंत का, वो यही कंडीशन ला देता है कि बाद में जो विवाह विच्छेद होते हैं, सिर्फ एक प्लैनेट से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखेंगे कि सेवंत में राहु बैठा इसी कारण से होता है, क्योंकि आपकी वो प्यास, वो डिजायर फुलफिल हो नहीं पाती। फाइनली उस समय के लिए होती है, बाद में वो प्यास अधूरी दिखती है, फिर लगता नहीं हमने गलत डिसीजन लिया लाइफ में। जब आपके एकादश भाव में, एकादश हाउस मतलब आपके इच्छा के भाव में पंचमेश चला जाए। अब पंचमेश चला गया एकादश में, मतलब क्या कि एकादश से बैठ के पंचम को देखेगा, मतलब आपकी इच्छा की पूर्ति, पंचम हाउस से रिलेटेड पूर्ति वो करेगा। जब सप्तमेश एकादश में चला जाए, इसका मतलब क्या, आपकी विवाह की इच्छा पूर्ति, और दूसरी दृष्टि क्या हो रही है, पंचम में पड़ रही है, तो भी ये मान के चलिए कि आपका विवाह लव मैरिज की पूरी चांस है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब आपकी कुंडली में पंचमेश, सप्तमेश और एकादशेश का संबंध बन जाए, पंचमेश सप्तमेश का स्थान परिवर्तन हो जाए, लग्नेश और पंचमेश का संबंध बन जाए, खासकर फिफ्थ, सेवंथ, लग्न और एकादश में, तो आपको लव मैरिज होनी है आपकी, आप इसके लिए डेस्टाइन है। वो बताएंगे कि कौन से प्लैनेट, जैसे मेष के लिए, अब चलिए मैं मेष के लिए बता ही देता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों जब हम वीडियोस बनाएंगे तो वहां पे आपको देखेगा कि हर लगने के लिए हम वो सूत्र एकदम, आपको कुछ ज्योतिष सीखना नहीं है, अपनी कुंडली को खोलिए और ये ऐसे डिजिट बने मिलेंगे। मैं सिर्फ प्लैनेट्स बता दूंगा, ये प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हुआ, ना आपको दृष्टि समझना है, ना आपको कोई योग समझना है, ये दृष्टि मैं 3 से 4 कंडीशन बताऊंगा, और वो 3 से 4 कंडीशन अगर आपके लग्न में फॉलो हो रहा है, मतलब आपकी जब मैरिज होनी है, एकदम शांत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, फिर अपना काम करिए। आपको पागल नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। यहाँ पे मैं 3-4 सूत्र जो भी बन रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए, वो मैं बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बोला कि चंद्रमा का योग संबंध बनना चाहिए सूर्य से, तब आप प्रेम रियल कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे क्या है, पंचमेश है, खुद बन रहा है। तो चंद्रमा कहीं से भी सूर्य के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा सूर्य का संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, कहीं से भी, वो किसी भी हाउस में बन रहा हो, तो आप कहीं ना कहीं ट्रू लव करेंगे, प्रेम करेंगे, और सात्विकता वाला प्रेम करेंगे, प्योर लव करेंगे, इमोशन वाला प्रेम करेंगे, रुदन करेंगे, द्रवित होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां बैठा हुआ हो। अब एक कंडीशन, ये सिर्फ प्रेम के लिए नहीं दिखा रहा है, ये अगर आपका लग्न दूसरा होता तो यहाँ पे सूर्य जिस हाउस के लॉर्ड बनता, उसके लिए भी आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे सूर्य 10th में बैठा हुआ, दिग्बल प्राप्त है। अब 10th हाउस आपके हाइट का भी, आपकी ग्रोथ का भी है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली उसके लिए भी टच करेंगे, क्योंकि सूर्य उसका भी कारकत्व रखता है। लेकिन मेनली जब वो 5th हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको पंचम हाउस से भी इमोशनली जोड़ देगा। फिलहाल सबसे बेस्ट कंडीशन की बात करें, सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी, जब चंद्रमा और सूर्य कहीं से लग्न सप्तम, ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, हालांकि यहाँ सूर्य नीच का है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नीच का है। मैं कभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीचत्व या नीच के ग्रह होते हैं कितने कारक बन जाते हैं आपके लिए, वो निगेटिव नहीं बनते हैं। नीच, अब एक शब्द आ गया तो थोड़ा मैं बोल ही दूं 2 सेकंड के लिए आपको। जब सूर्य या कोई भी प्लैनेट नीच का होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके अंदर पिछले जन्म में आपके अंदर ईगो था, आपको इस समय एकदम रिलैक्स्ड रहना है। आपको बता रहा है प्लेनेट की अब पहले तुम
राजा वाला फीलिंग लेते थे, राशि ठाट बाट रखे हो, इस बार तुम्हें क्या करना है, फीलिंग शांत रखनी है, वो ईगो नहीं दिखाना है, सबसे रिलैक्स रखना है अपनी लाइफ को। अब सूर्य सप्तम में नीच का हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी पत्नी से आपको डाउन होकर रखना है, बहुत रिलैक्स रहना है। जहां भी जिस भी हाउस में सूर्य नीच का बन जाए, जिस भी, ये तो मेष लग्न में सप्तम में बनेगा, जिस भी हाउस में बन जाए, इसका मतलब क्या होता है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड संबंधित जो रिश्ता है उसमें आपको शांत रहना, उसमें ईगो नहीं दिखाना। अगर आप ईगो दिखाएंगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये सूर्य की कंडीशन है, क्योंकि सूर्य अगर नीच का हो रहा है, तो सूर्य नीच का हो रहा है तो उस वहां पे आपको नीचे बन के ही रहना है। आप ईगो दिखाएंगे तो वहां से आपको क्लैश होना है, दिक्कत होनी है। तो एक योगी बन रहा है मेष लग्न कुंडली में, जब आप प्योर लव करते हैं, प्योर प्रेम करते हैं, जब चंद्रमा और सूर्य का संबंध बन जाए। अब ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा मित्र राशि में है, सूर्य नीच का है, लेकिन चूंकि पंचमे से सप्तम में जाना है, तो एक बेहतरीन कंडीशन है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि किसी भी लग्न को ले लीजिए, सिर्फ कुंभ लग्न को छोड़ के, कुंभ लग्न मतलब क्या, 11 नंबर का लग्न, कुंभ लग्न। अब कुंभ लग्न को लेते हैं तो यहाँ पे आपका 3 नंबर बन जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा 5 नंबर, मतलब इसका कारक सूर्य और इसका कारक बुध। तो इसी कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों मित्र होते हैं। मित्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका कारक बुध हो गया, मिथुन का, और सिंह का सूर्य हो गया। तो सिर्फ एक ऐसा इकलौता लग्न बनता है कुंभ, जिसमें ये दोनों मित्र होते हैं, नहीं तो हद से वो संभाव स्थिति में रखेंगे पंचमी और सप्तमी, नहीं तो हर में शत्रु बनेंगे आपके। अब देख लीजिएगा, अब यहां भी कॉन्सेप्ट देखिए, इतना गूढ़ ज्योतिष है कि अगर बताते चले, उस पर बात करें तो वीडियो कितने लंबे चला जाएगा, कितना हम लोग बात कर लेंगे। अब एकादश भाव में ही कॉन्सेप्ट क्या, आप देखिए काल पुरुष कुंडली में एकादश भाव क्या होता है, आपके डिजायर का होता है, आपके विश फुलफिलमेंट का होता है। अब एकादश हाउस का स्वामी ही जब लग्न बन जाए, जब कुंभ ही लग्न बन जाए, तो आपका विश फुलफिलमेंट होना है। तो जहां भी बनेगा आपको देखेंगे वो मित्र कॉन्सेप्ट, इसलिए सबसे प्यारा लग्न जो बनता है वो आपका एकादश का बनता है। अब ये कंडीशन बन गई। अब हम लोग बात कर रहे थे मेष लग्न की, ये तो बस एग्जांपल दिया कि मैक्सिमम जितने भी आपको लग्न मिलेंगे सब में पंचमेश और सप्तमेश में मैत्री नहीं है, वो शत्रु ही मिलके आएंगे। तो इसीलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा सूर्य जो है सप्तम में बैठा हुआ है, शत्रु आशिष्ट हो गया है, शत्रु के साथ बैठ गया, तो कैसे प्रेम हो सकता है, प्रेम विवाह कैसे हो सकता है 100% होगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी सूत्र में बात कर रहा हूँ तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ 7 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये मेष लग्न कुंडली है। अब कहीं से भी सूर्य और शुक्र, अब मान लीजिए सूर्य और शुक्र, सबसे बेस्ट कंडीशन क्या बन सकता है, सूर्य एकादश में बैठ जाए, शुक्र भी एकादश में बैठ जाए। अब दोनों डिजायर के हाउस में चले गए और दोनों की दृष्टि कहां पड़ गई, पंचम में पड़ गई। अब यहां पे कहीं से चंद्रमा की भी दृष्टि बन जाए, चंद्रमा की दृष्टि कहां बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ पंचम हाउस से बन सकती है। बेहतरीन कंडीशन। एक तो ये जन्म दिखाएगा आपको क्या, पूर्णिमा का जन्म हो सकता है, या आपके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की स्टार्टिंग चतुर्दशी से लेके और कृष्ण पक्ष के प्रथमा तक का कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो ये क्या हो गया, चंद्रमा में बल मिल गया, चंद्रमा पक्ष बली मिल गया, सूर्य शुक्र पंचमी सप्तमी की युति एकादश में मिल गई। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। आगे कुंडली में अगर ऐसा योग बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। ये तो मैं चंद्रमा को इंक्लूड कर दिया हूँ एक्स्ट्रा, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट ही पंचमी सप्तमी का एकादश में युति ही बहुत फेवरेबल हो जाती है। अब लोग कहेंगे कि ये तो दोनों शत्रु हैं, और शत्रु कैसे, भाई कॉन्सेप्ट है, ये सूत्र है, पंचमी सप्तमी से एकादश बैठ गए, सूत्र मिल गया कि आपकी शादी, आप डिजायरेबल हैं, आपकी डेस्टिनी में है कि आपको लव मैरिज करना है। अब लव मैरिज कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये सप्तम के स्वामी पे दृष्टियां बताएंगे। अब ये बैठा तो मित्र घर में है, क्योंकि शनि इसका मित्र है, तो अच्छा चलना है। हाँ, थोड़ा सूर्य का उपाय करना पड़ेगा, जीवन प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं कि लव मैरिज क्यों नहीं चल पाती, क्यों लव मैरिज बाद में ब्रेक होता है, उसका कारण है कि पंचमेश सप्तमेश का एक रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, कि दोनों में मित्रता रहता नहीं है। तो आप समझ नहीं पाते कि वो उपाय करना, कैसे उसको टैकल करना, उस रिश्ते को कैसे चलाना है। कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में छुपा हुआ है, समझना चाहिए, देखना चाहिए। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। तो एक योग तो हो गया कि अब सूर्य और शुक्र यहां बैठे मिल जाए। बात करते हैं दूसरे योग की, सूर्य और शुक्र यहीं बैठे हुए मिल जाए, सूर्य शुक्र सप्तम में बैठे मिल जाए। अब पंचमेश सप्तमेश दोनों सप्तम में बैठे, यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, नीच का हो गया, लेकिन अब यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है, उसके बाद चर्चा करेंगे, राजयोग है उसके बारे में बात होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सूर्य सप्तम में बैठ गया तो थोड़ा ईगो देगा, लेकिन यहाँ पे आपको शांत रखना है, अपने ईगो को कंट्रोल रखना है।
नीच का है इसलिए ईगो देगा। शुक्र और पंचमेश सूर्य का संबंध जब आपके विवाह के हाउस में, सप्तम हाउस में हो रहा है, तो आपको फिर डेस्टाइन कर रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। और इस पे कहीं से दृष्टि बृहस्पति की पड़ जाए, भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की, मतलब सुखेश की, गारंटी तो वैसे मिल रही थी, एकदम क्लियर है। आप शादी ना करें उसके लिए सप्तम हाउस का लॉर्ड डिफाइन करेगा कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो 9 मास भी डिफाइन करेगा। लेकिन अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी लव मैरिज ही होनी है, ठीक है। और योगों की बात करते हैं कि सूर्य शुक्र के द्वारा और क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, जैसा कि हमने कहा पंचम हाउस में सूर्य शुक्र की युति बन जाए तो भी आप लव मैरिज के लिए डेस्टाइन है, आप लव मैरिज करेंगे। दृष्टि फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस पे कहीं से चंद्रमा की दृष्टि बन जाए, कहीं से बृहस्पति की दृष्टि बन जाए, क्योंकि बृहस्पति इसका भाग्य से, चंद्रमा सुखेश है, तो आपकी सुख की प्राप्ति होगी। मतलब सुख की प्राप्ति किससे, पंचम और सप्तम से संबंधित हाउस की सुख की प्राप्ति होगी। फिर बात करते हैं एक और योग की, जब आपके शुक्र और सूर्य का स्थान परिवर्तन हो जाए। स्थान परिवर्तन क्या हो जाए कि मान लीजिए यहाँ पे शुक्र आ जाए और यहाँ पे सूर्य आ जाए। अब शुक्र जो है सप्तम का स्वामी है, सूर्य पंचम का स्वामी है, कहने के लिए दोनों शत्रु राशि में चले गए। अरे शुक्र सूर्य की राशि में आया है तो शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानता है, सूर्य सप्तम में चला गया, ये शुक्र को शत्रु मानता है, तो ये एक नेगेटिव कंडीशन बना रही है, थोड़ा विवाह में दिक्कत देगा। लेकिन आप लव मैरिज करेंगे, प्रॉब्लम तो आएगी लाइफ में, लेकिन उसके उपाय बताऊंगा आपको जब मैं चर्चा करूंगा हाउसेस की, तब मैं वहां पे उपाय को बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके लव मैरिज और आपके विवाह के बारे में। और कुछ जो योग बन रहे हैं, कुछ योग क्या है, जब आपका सूर्य शुक्र के संबंध, ठीक, जैसे सूर्य आपको यहाँ पे उच्च का मिल गया, शुक्र यहाँ पे मिल जाए, तब भी दोनों का जो संबंध बन रहा है तो भी आप लव मैरिज के लिए हैं। और यहाँ पे आपकी अथॉरिटी और वाइफ की अथॉरिटी में थोड़ा क्लैश आएगा, थोड़ी नेगेटिविटी, लेकिन हाँ शादी करेंगे आप, क्लैश आएगा अथॉरिटी के लिए, होती है शादी के बाद भी लोगों में, अथॉरिटी को लेकर होता है, पावर को लेकर होता है, टसन होता है कि वो मुझसे बेस्ट कैसे हो रहा है, या अब वो मुझे इतना केयर नहीं कर रहा है, बहुत कुछ चीजें चलती है। और जब सूर्य शुक्र आपके 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस क्या है, 7 से 9th, 7 से 9th हाउस क्या है, आपका 3rd हाउस बनता है, 7 से 9th 3rd हाउस बनता है। मतलब क्या कि आप विवाह के लिए स्ट्रगल करेंगे, और किस लिए करेंगे, पंचम के लिए करेंगे। पंचम का संबंध और शुक्र का संबंध किसमें बन रहा है, 9th हाउस बन रहा है, भाग्य भाव बन रहा है। हालांकि एक योग ये भी बता रहा है कि आप संतान उत्पन्न के बाद या आपका विवाह के बाद आपकी भाग्य उन्नति होगी, कि जिस हाउस का लॉर्ड भाग्य में जाता है, भाग्य हाउस में बैठता है, वो बताता है कि इस चीज की कंप्लीट होने के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होनी है। तो हमने एक छोटी सी चर्चा की है लव मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में, कि आपकी शादी डेस्टाइन है कि नहीं, आप लव मैरिज के लिए योग्य हैं कि नहीं, वो कुंडली में सूत्र बनते हैं कि नहीं बनते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने प्रेम किया है तो प्रेम की वो जो अग्नि है, जो सत्यता है, जो एक पॉजिटिविटी दिखती है, जब कोई प्रेमी किसी से बात करता है और जो दूसरा व्यक्ति कभी प्रेम किया हो, कभी प्रेम को समझा हो, तो वो समझेगा कि बस कहानी अलग है, स्टोरी अलग इसकी हो रही है, लेकिन ये स्टोरी उसकी भी लगती है, फीलिंग उसकी भी लगती है। क्यों, क्योंकि वो सूर्य सत्य है, सूर्य आत्मा है, वो बात आत्मा कर रहा होता है। आप भी उसी पीड़ा से गुजरे हुए हैं, सामने वाला भी उसी पीड़ा से गुजर रहा है, उसी वेदना से गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि वो सत्य है, वो कहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं किताब का लिखा हुआ चीज नहीं है। तो जब आप बात प्रेम की करते हैं, जब बात आत्मा की करते हैं, जब बात उस सात्विकता करते हैं, तो वो एक ही जगह, एक ही करेक्ट, एक ही चीज मिलता है। तो आपको लगता है अरे हो ये तो मेरी कहानी है, हो मेरा स्टोरी चल रहा है। तो मैंने एक चर्चा किया प्रेम के लिए, एक चर्चा किया प्रेम विवाह के लिए, मैरिज के लिए। तो निश्चिंत रहें, रिलैक्स रहें। अगर आपकी डेस्टिनी में है लव मैरिज तो आप लव मैरिज के लिए योग्य हैं, वो योग हैं, आपको देखना चाहिए। ऐसे ही हम बहुत सारे लग्नों के बारे में, जो लग्न हैं उनके लिए बस सिंपल सूत्र, ये तो मैंने ओवरऑल ऐसा एक वीडियो बनाया है जहाँ पे जो लोग सीखना भी चाह रहे हैं, जो लोग समझना भी चाह रहे हैं, वो इससे समझ सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत आता है एस्ट्रोलॉजी, जो ग्रहों को समझते हैं, हाउसेस को समझते हैं, अभी एक शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जैसे से वीडियोस आएंगे, आपको बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप समझ पाएंगे, बहुत सारे भ्रम आपके खत्म होंगे। तो यहाँ पे हमने चर्चा की कि अगर राहु का संबंध कहीं से भी पंचम और सप्तम से बन जाता है तो उसकी प्यास अधूरी करता है, और वो ऐसे ही लोग चीट करते हैं। जब पंचमेश का संबंध राहु से बन जाए तो मान के चलिए कि थोड़ा आपको सतर्क रखना है अपने भी जीवन में, और जो आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं उनसे भी थोड़ा सतर्क रहें। ये थोड़ी सी एक संकेत दे रहा हूँ। हालांकि डेस्टिनी में सब कुछ डेस्टाइन, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस ही लाइफ का सत्य है। जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं चीज़ों को तो आप उस पीड़ा से निकलने लगते हैं।
और फिर इस से मैं बात से- इंड करूँगा कि आपकी वेदना, आपकी जो पीड़ा है, जो आपका प्रेम है, उसका श्रृंगार है। क्योंकि पंचम से फोर्थ जो सुख है उसकी वेदना ही, उसका श्रृंगार क्या है? पीड़ा ही है। और जो मुक्ति है वही उसका अंत है। प्रेम का अंत मुक्ति पे ही होता है, मोक्ष पे ही होता है। तो खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें और निरामय ज्योतिष से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।